प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार भारती ऑनलाइन कालांश में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हमारे बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर रीतिकालीन काव्य के महान कवि सेनापति के संबंध में पढ़ेंगे। जैसे कि पूर्व हम 2 पद्यांश इसके पढ़े थे, उन दोनों पद्यांशों में ही कवि ने विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की स्तुति की, साथ ही साथ प्रकृति के बहुत ही अद्भुत और मनोआकर्षक चित्रण से काव्य को पुष्ट किया। उसी प्रकार से आज हम कवि सेनापति की अगली जो पद्यांश है उन पद्यांशों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, कवि रीतिकालीन कवियों पर श्रृंगारिकता का सर्वाधिक प्रभाव रहा है। कोई भी रीतिकाल का कवि श्रृंगार के प्रभाव से बच नहीं सका है, चाहे वो वीर रस का कवि हो या प्रकृति का कवि हो। तो हम ये कह सकते हैं कि सेनापति भी उनसे अलग नहीं है। कवि सेनापति ने भी अपने काव्य में श्रृंगार रस को और नायिका भेद को सर्वाधिक महत्व दिया है। उन्होंने नायिका के अंग प्रत्यंग नखशिख का मनोआकर्षक चित्रण बड़े ही सूझ भरे शब्दों में किया है। उनकी जो रचना है, उन सभी रचनाओं में नायिका के ऋतु वर्णन के साथ साथ नायिका भेद के विभिन्न स्वरों को वो भी देखा जा सकता है। तो कवि सेनापति जो रीति सिद्ध काव्य धारा के अंतर्गत, यानी हम ये कह सकते हैं कि इनको बिहारी के समकक्ष रखा जा सकता है। अनुभव के पारखी, स्पष्टवादी और कलम के धनी सेनापति जो रीतिकाल में प्रकृतिवादी कवि के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। रीतिवादी कवि सेनापति ने अपने काव्य के अंतर्गत जिस प्रकार का सर्दी, गर्मी, वर्षा और उस ऋतु पर होने वाले आम जनता या नायक नायिका के हृदय पर पड़ने वाले प्रभावों का मनोआकर्षक चित्रण अपने शब्दों में किया है। विद्यार्थियों, इसी प्रकार उन्होंने नायिका के अंग प्रत्यंग पर भी एक एक शब्द को बड़े ही बारीकी से, बड़े ही सूझबूझ के साथ और गंभीरता के साथ हमारे सामने प्रस्तुत किया है। नखशिख वर्णन में भी इन्होंने महारत हासिल की है। जिस तरह प्रकृति चित्रण करने में कवि सेनापति के समान कोई दूसरा नहीं, क्योंकि इनके काव्य में, सेनापति के काव्य में सबसे बड़ी विशेषता है शब्दों की अद्भुत एक खेल। एक ही शब्द के कई अर्थ बताते हैं, क्योंकि ये श्लेष प्रिय कवि हैं। श्लेष और अनुप्रास जो अलंकार है, ये इनके काव्य की मुख्य विशेषता कही जा सकती है। तो इस प्रकार कवि सेनापति, जिन्होंने नायिका के सौंदर्य को अपने काव्य के अंतर उकेरा है, वह नायिका किन विशेषताओं से युक्त है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो नायिका के सौंदर्य को बढ़ाती है, सौंदर्य का प्रतिमान करती है। तो इस प्रकार कवि ने बड़े ही आकर्षक, रोचक और अनुभवी भरे शब्दों में वर्णन कवि ने किया है। कवि सेनापति, जिन्होंने श्रृंगार को ही अपने काव्य का विषय नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने श्रृंगारिकता के माध्यम से प्रकृति का भी श्रृंगार किया है, नायिका का भी श्रृंगार किया है। तो वहां शब्दों को भी नए रूप में आरोपित किया है, स्थापित किया है। ये पाठकों को प्रभावित करने वाले हैं। कवि सेनापति, जिनका वैसे मूल नाम प्रमाणित नहीं है, ध्यान नहीं पड़ता है, किंतु फिर भी इनके बारे में कहा जाता है कि ये बुद्धि के बड़े पारखी थे और हर वस्तु को बड़ी गंभीरता से देखते थे और उसी का प्रत्यक्ष वर्णन वो अपनी कविताओं में किया करते थे। तो कवि सेनापति जो रीतिकाल में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं, आज हम रीतिकाल के उन्हीं महान कवि के संदर्भ में पढ़ेंगे कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो उन्होंने नायिका भेद के रूप में किसी नायिका के सौंदर्य के चित्रण में अपनी तुलिका के माध्यम से बड़े आकर्षक शब्दों में उसके रूप सौंदर्य का चित्रण किया है।
तो आइए हम सेनापति की उसी ऋतु वर्णन की, या फिर हम कह सकते हैं नायिका भेद में से नायिका सौंदर्य का जो चित्रण है, अनवाकर्षक चित्रण, उसके संबंध में पढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा जो पद्यांश है वो नायिका की सुंदरता पर आधारित है। और इस पद्यांश की मैं संक्षिप्त रूप से आपको इसका एक सार बता देता हूं, या हम ये कह सकते हैं प्रसंग बता देता हूं, क्योंकि परीक्षाओं में ये सबसे पहले संदर्भ आता है, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर विशेष। तो प्रसंग अगर आपके समझ में आ जाता है तो फिर व्याख्या में कोई समस्या नहीं आती। तो इसलिए सबसे पहले हमें उस प्रसंग को समझना होगा कि उक्त प्रसंग में क्या बात और किस संदर्भ को लेकर बात कही गई है। तो देखिए, ये प्रसंग है जिसमें नायिका के बोलने, चलने, यानी घूमने, यानी इतनी सुंदर है वह नायिका जिसको देख करके रतिपति कामदेव भी जो उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। तो वो निश्चित रूप से सौंदर्य की मलिका है, जिसे देख करके स्वयं कामदेव भी उसके प्रति मोहित हो जाता है। वह जब मुस्कुराती है तो उसके मुस्कुराने से फूल झरने लगते हैं, फूलों की वर्षा होने लगती है। और जब वो यहाँ तक कि जब वो हंसती है, अपनी खुशी प्रकट करती है, अपनी प्रसन्नता को प्रकट करती है, तो ऐसा मानो मुस्कुराती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई शरद चांदनी में मधुर चांदनी मुस्कुरा रही हो। तो इस प्रकार की जो मनोभावना है ये, और नायिका ने काला तिलक लगा रखा है, मुख उसका सुंदर है, मृग के समान सुंदर मुख वाली कटी मृगराज के समान है। इस प्रकार की जो सुंदरता है वो एक नायिका में हम सहज रूप से दे सकते हैं। इसी का चित्रण कवि सेनापति ने इस तीसरे दोहे में पद्यांश में किया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो दोनों ही जो पद्यांश है, इन पद्यांशों में उन्होंने कवित्व छंद का प्रयोग किया है। किस छंद का? एक कवित्व छंद है, कवित्व छंद, जिसकी विशेषता होती है कि पहली पंक्ति में 16 वर्ण होते हैं, 16 वर्ण होते हैं। दूसरी पंक्ति में 15 वर्ण होते हैं, कुल 31 वर्ण होते हैं। 31 वर्ण से मिलकर के बनता है कवित्व छंद। तो देखिए, ये 15 वर्ण है और ये 16 वर्ण है। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वर्ण और ये 16 वर्ण तो गए 31। कुल 31 वर्ण होते हैं। और इसी प्रकार से यहां भी आपको 31 वर्ण मिलेंगे। तो इसलिए ये क्या हुआ? कवित्व छंद, जिसका प्रयोग कवि ने इन दोनों पद्यांशों में किया है। तो आइए हम इसी तीसरे पद्यांश का बारी से अध्ययन करते हैं। सोहे संग आलीस रही रति हूं के उर्साली, जोबन गरुड़ चाली चलती दुरत की। यहाँ पर नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि सेनापति कहते हैं कि एक नायिका है, वो बहुत सोहे यानी लुभा रही है, सोहे यानी लुभा रही है, आकर्षित कर रही है। संग यानी साथ में, सखी यानी सखी के साथ में, अपनी सहेली के साथ में एक नायिका है। वह अपने रूप सौंदर्य से परिपूर्ण है और वो अपनी सखी के साथ में विराजमान है, बैठी हुई है, कहीं जा रही है या चल रही है। तो इस प्रकार बड़ी सबको अपनी वो लुभा रही है। उसका रूप इतना आकर्षक है कि अपने लावण्य रूप से सबको लुभा रही है और अपनी सखी के साथ में। पहले
रति हु की उर्सालती, कहते हैं कि रति, रति का मतलब होता है रति हु के उर्सालती, रति हु का मतलब होता है कामदेव के लिए। रति का पति जो कामदेव है वो रति को तो लज्जित करती है, रति तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो कामदेव के हृदय को भी कष्ट देती है या पीड़ा देने वाली है। साली का मतलब होता है कष्ट देने वाली, अर्थात उर का मतलब होता है हृदय, यानी कामदेव के हृदय में भी यह कष्ट उत्पन्न करने वाली है, क्योंकि कामदेव जब उसको देखता है तो देख करके प्रभावित हो जाता है, पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाता है। तो कवि ने कहा है कि एक नायिका है, वो अपनी सहेली के साथ में, सखी के साथ में है। कामदेव भी जब इस नायिका को देखता है तो उसका हृदय भी कष्ट से भर जाता है, कष्ट यानी कि उसको भी देख करके पीड़ा होने लगती है कि इतनी सुंदर क्यों है। जो बन गरुड़ चाल चली दुरत की, यौवन की, उसको यौवन का गरुड़ है, घमंड है, नायिका है, यौवन से चूर है, यौवन से भरी हुई है, यौवन का गरुड़ चाल चलती दुरत की, बहुत तेजी से चलती हो, तेज गति से चलती है वो, और उसकी चाल बड़ी ही यौवन से भरी हुई है, वह यौवन की मदमस्त चाल से चलती है, हम ये कह सकते हैं। उसका यौवन मदमस्त है और वो यौवन की पर गरुड़ करते हुए, गरुड़ यानी गर्व करते हुए मदमस्त चाल से चलती रहती है। अब देखिए क्या कहे, मुस्कात बात फूल से जरत जात है, सेनापति फूली मानो चंदन शरद की, चांदनी शरद की। कहे सेनापति क्या कहते हैं, कहे मुस्कात बात, जब नायिका मुस्कुरात, बात कहते समय मुस्कुराती है, अपनी बात को प्रकट करते समय, कहते समय जब नायिका मुस्कुराती यानी मुस्कुराती है तो मानो फूल से झरत जात, उसके मुख से ऐसा लगता है कि मानो फूलों की वर्षा हो रही हो। यानी जब नायिका मुस्कुराकर बात करती है तो मुस्कुराकर बात करने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उसके मुख से फूल झर रहे हों, फूल गिर रहे हों, झर जात यानी गिर रहे हों। सेनापति फूली मानो चांदनी शरद की, सेनापति कवि कहते हैं कि वह नायिका जब खुश होती है या प्रफुल्लित होती है या खुश होती है तो क्या होती है, चांदनी शरद की, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उस समय मानो शरदकालीन चंद्रमा की चांदनी प्रकट हो रही हो, शरदकालीन चंद्रमा की शीतल चांदनी किसी सुंदरता या आभास वो देने लगती है। यानी उसमें हम ये कह सकते हैं मानो वह शरदकालीन चंद्रमा के समान सुंदर शीतलता वो प्रदान करती है, कवि सेनापति कहते हैं। छाई रही भरी पुरी पहरे कपूर धुरी, कहते हैं वह नायिका है, छाई रही भरी पुरी, यानी वो उसका जो सौंदर्य है वो पूरी तरह से छाया हुआ है, वो भरी पूरी है, भरी पूरी है। पहरे कपूर धुरी यानी कि सुगंधित जो पदार्थ है, कपूर है, चंदन है, तरह तरह की जितनी भी सुगंधित चीज है, और सुगंध के साथ में सुंदर वस्त्रों को वो पहनती है। बहुत ही सुंदर उसकी छवि है, बहुत ही सुंदर उसका रूप है जो उस समय दिखाई दे रहा है। कवि सेनापति कहते हैं वह छा रही है, उसकी सुंदरता, उसकी जो मधुरता है, उसका जो रूप है वो चारों तरफ छा गया है। भरी पूरी पहरे, सुंदर सुंदर उसने वस्त्र पहने हुए हैं और वो भी सुगंधित, कपूर और की धुरी, कपूर की सुगंध को धारण करके, चंदन की सुगंध को धारण करके, अनेक प्रकार के इत्रों का प्रयोग करके नायिका चारों तरफ अपनी उस सुंदरता की जो खुशबू है वो फैला रही है। आगे देखिए, नागरी अमर मुरी मदन दरद की,
आगे कवि सेनापति कहते हैं कि वह नायिका क्या है, बड़ी चतुर है। नागरी का मतलब होता है चतुर, नागरी यानी चतुर। चतुर अमर मुनि, मुनि का मतलब होता है मुनि। वह नायिका बड़ी चतुर है, अमर मुनि के समान है, अमर मुनि के समान है। यानी उसका जो रूप है वो बड़ा आकर्षक है, वो बड़ी चतुर है और अमर मुनि के समान है। मदन दर्द की, किंतु मदन का मतलब होता है कामदेव, किंतु वह नायिका कामदेव के कष्ट को बढ़ा देती है, कष्ट को बढ़ा देती है। अर्थात वह नायिका इतनी सुंदर है, चतुर अमर मुनि नायिका है और कामदेव की दर्द को या कष्ट को भी बढ़ा देती है। जब उसे कामदेव भी देखता है तो वह भी क्या हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। मुख द्रग लक्षण सो कटी मृगराज की, मृग कैसे द्रग भाल बेंदी मृग मत की। आगे नायिका के सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि सेनापति कहते हैं, मुख मृग लक्षण सो कटी, यानी उस जो नायिका है उसका मुख जो है वो साक्षात रूप में चंद्रमा के समान है और उसने अपने मुख पर काला टीका भी लगा रखा है और पतली उसकी कमर है, कटी यानी कमर। मृगराज की सी, मृगराज यानी जैसे शेर की कमर, शेरनी की कोई कमर होती है मृगराज की, यानी मृगराज यानी शेरनी की होती है, उसी तरह से उस वो मृगराज के समान पतली उसकी कमर है। सुंदर उसने काला टीका लगा हुआ है, बहुत ही मृग के समान उसका सुंदर मुख, मृग लक्षण सो काला टीका लगाया हुआ है और सुंदर चंद्रमा के समान उसकी मुख की आभा है और उसकी जो कमर है पतली कटी कमर मृगराज के समान है। सासी उपमा अलंकार है। मृग कैसे द्रग भाल बेंदी मृग बद्ध की, देखिए यानी मृग के से द्रग, मृग यानी हिरण के समान सुंदर उसके चंचल नेत्र हैं। द्रग यानी नेत्र, मृग यानी हिरण, मृग यानी हिरण और द्रग यानी नेत्र। हिरण के समान सुंदर भाल यानी ललाट, ललाट बेंदी यानी बिंदी। मृगबद्ध की अर्थात उस वह नायिका है, उसके नायिका की जो नेत्र हैं साक्षात रूप में चतुर हिरणी के समान उसके सुंदर नेत्र है और उस नायिका ने अपने सुंदर ललाट पर एक लाल बिंदी लगा रखी है। मृगबद्ध की अर्थात साक्षात रूप में वह बहुत ही सुंदर है। मृग के समान मंद मंद गति से चलने वाली, मंद मंद गति से मुस्कुराने वाली ऐसी नायिका है जिसको देख करके साक्षात कामदेव भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है, कामदेव भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। तो इस प्रकार कवि ने एक नायिका की अपार सुंदरता का उल्लेख इन शब्दों के माध्यम से किया है। उसका बोलना, उसका चलना, उसका मुख, उसके बाल, इन सभी प्रकार की सुंदरता को यहाँ काव्य के अंतर्गत उसको संकलित किया है। बड़े ही आकर्षक शब्दों में कवि ने इसका चित्ताकर्षक चित्रण किया है। अब ये देखिए, ये था नायिका के सौंदर्य का चित्रण। यहाँ केवल एक पक्ष है, यहाँ पक्ष है केवल बालों की सुंदरता का वर्णन है। जो हमारा चौथा पद्यांश है, चौथे पद्यांश में कवि सेनापति ने नायिका के काले सुंदर घने बाल जो रेशम की तरह से हैं, उन बालों की उपमा विभिन्न चीजों से दी है। कभी अंधेरी रात से दी है, कभी नीलमणि की उस काली मां से भी अधिक काली, कभी भंवरों से भी अधिक और कभी शेषनाग से भी अधिक काले रूप में उसकी बालों की सुंदरता की तारीफ की है। तो यहाँ पर नायिका के बालों की श्रृंगारिकता का वर्णन, यहाँ भी श्रृंगार रस का वर्णन था, संयोग श्रृंगार का, और इसमें भी संयोग श्रृंगार का ही चित्ताकर्षक
केवल बालों की सुंदरता का वर्णन किया गया है। नायिका के बालों की जो सुंदरता है वो किस भांति है, इसका वर्णन आइए हम इस पद्यांश में पढ़ते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं इस पद्यांश के माध्यम से। कालिंदी की धार निर्धार है अधरगन, अली के धरत जा निकाई के न लेस है। कवि कहते हैं कि कालिंदी यानी कवि कहते हैं कि एक नायिका है और नायिका के जो बाल है और नायिका के बाल जो हैं वो इस भांति प्रतीत होते हैं जैसे कोई, कालिंदी का मतलब होता है यमुना नदी, आसमान में लटकने वाली कोई काली घनी सघन रूप से गिरने वाली कोई यमुना नदी है। और यमुना का जो रंग है वो काला माना गया है, इसलिए कवि ने कहा है ऐसा लगता है, गंगा मतलब होता आकाश, आकाश ऐसा लगता है कि अंधकार के रूप में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना, ये यमुना नदी की कोई धार है जो निर्धार है, बिना किसी आधार के यानी लटक रही है। यानी ये सुंदर नायिका की सुंदरता बालों की तुलना की गई है कि कालिंदी की जिस तरह से धारा होती है और धारा गिरती है, तो यहां आसमान से गिरने वाली जो धारा है वो धारा ऐसी लगती है कि यमुना नदी से गिरने वाली कोई नदी की कोई धारा है जो अधर में है, बिना किसी आधार के लटक रही है। यानी वो बाल है किसके, नायिका के, उन बालों की तुलना की गई है अंधेरे से। अंधेरी रात है तो अंधेरी रात की तुलना की है बालों से, तो और अंधेरी की तुलना की है यमुना नदी की उस धार से। तो कालिंदी की धार निर्धार है, निर्धार यानी बिना किसी आधार के, बिना किसी सहारे के। अधर गगन है, वो गगन में आकाश में बिल्कुल अधर है, अधर है, ऐसा लगता है कि मानो कोई यमुना की काली धार हो जो आसमान में किसी बिना सहारे के वो दिखाई दे रही है, लटक रही है वो काले बालों की तरह। अली के धरत जा निकाई न के लेस, अली का मतलब होता भंवरा, भंवरा, भंवरा। कहते हैं कि नायिका के उन सुंदर रेशमी बालों की तुलना नदी की कालिंदी की धार से की है, तो वही कहते हैं कि अली के धरत निकाई न लेस है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, निकाई का मतलब होता है सुंदरता, निकाई यानी सुंदरता, यानी कि भंवरे की जो कालेपन की या भंवरे की जो सुंदरता है उसके सामने तो, यानी भंवरा भी, नायिका के काले बालों के सामने तो भंवरे की सुंदरता भी कुछ नहीं है। भंवरा काला होता है, बाल भी काले होते हैं, तो यहां पर तुलना की है कि नायिका के सुंदर रेशमी और काले घने बालों के लिए कहा गया है कि भंवरा भी उसकी सुंदरता के सामने कुछ भी नहीं है, भंवरा की सुंदरता भी समाप्त हो जाती है वहां, भंवरा भी उसकी सुंदरता की तुलना नहीं कर सकता। यह है तो रेशा भी थोड़ा बहुत भी नहीं कर सकता। जीते हैं राज खड़ीदारे हैं शिखंडी घन। देखो नायिका की बालों की सुंदरता की तुलना करते हुए कवि कहते हैं जीते अहिराज, इन सुंदर रेशमी काले बालों ने नायिका ने, अहिराज का मतलब होता है, अहिराज का मतलब होता है शेषनाग, अहिराज यानी शेषनाग, शेषनाग जिसके ऊपर धरती टिकी हुई है। जीते उसने, यानी नायिका के सुंदर रेशमी काले बालों ने तो शेषनाग को भी जीत लिया है, यानी वो उससे भी अधिक काली है, उसके सुंदर बाल हैं, रेशमी बाल हैं, चित्ताकर्षक बाल हैं, तो उसने अहिराज यानी किसको जीत लिया है, इसने शेषनाग को भी जीत लिया है सुंदरता में, उसके काले बालों ने। खंडी डारे है, खंडी डारे शिखंडी, खंडी शिखंडी का मतलब होता है मोर, मोर की जो पंख है सुंदर, खंडी यानी पंख, मोर की पंख भी
उसकी सुंदरता के सामने अद्वितीय जो मोर की पंख है, वो मोर की पंख भी उस नायिका के सुंदर रेशमी बालों के सामने कुछ नहीं है। कवि कहते हैं घन, घन यानी बादल से भी अधिक काले हैं वो। घन यानी बादल जैसे काले होते हैं, तो उसने घन यानी बादल भी उसके सामने कुछ नहीं है। वो बादलों से भी अधिक प्रगाढ़ है उसके बाल। शिखंडी यानी मोर की जो पंख है, सुंदर पंख है, पूंछ है, उस पूंछ को भी आप वो लज्जित कर देती है नायिका की सुंदर बाल। और जिसने शेषनाग को भी जीत लिया है, ये बात बताइए। इंद्र नील कीर्ति कराई नाही ए सहे, एडिन लागत सेना ही की हरस कर। आगे कवि सेनापति कहते हैं इंद्रनील, इंद्रनील का मतलब होता है नीलमणि की कालीमा से भी अधिक काले। कीर्ति का मतलब होता है यश, यश। जिसने नीलमणि की कीर्ति के यश को भी धूमिल कर दिया हो, अर्थात नीलमणि की कालीमा से भी अधिक काले उसका सुंदर बाल है। कराई नहीं ऐसा है, यानी यह उसकी तुलना कर ही नहीं सकते, ये सही नहीं सकते। नीलमणि की कालीमा से युक्त जो कालीमा है, वो उसकी तुलना कराई नहीं जा सकती, हो ही नहीं सकती। नीलमणि की कालीमा भी उसके सामने फीकी पड़ जाती है, वो उससे भी अधिक सुंदर है, उसकी कालीमा से भी अधिक सुंदर है। एडिन लागत सेना ही के हर्ष कर। आगे कवि कहते हैं कि नायिका के जो बाल हैं, वो जो को सिर से शुरू होते हैं और एडियों को भी एडियों तक लगते हैं, एडियों तक छूते। एडिंग का मतलब होता है एडी, पीछे जो पैर की एडी है, उन एडियों तक लगते हैं, एडियों तक छूते हुए हैं। सेना ही के हर्ष कर। सेनापति कहते हैं कि कवि हरदेव को ऐसी नायिका हर्षित कर देती है, खुश कर देती है। उसके लंबे रेशमी बाल जो एडियों तक छूते हुए हैं। सेनापति कहते हैं कि ऐसी सुंदर नायिका वो कवियों के हृदय को भी क्या कर देती है, हर्षित कर देती है। ये का मतलब होता है हृदय। किनके हृदय? कवि हृदय, या कोई भी जो उस नायिका को देखता है उसका, वो सभी के हृदय को क्या कर देती है, प्रफुल्लित कर देती है, आनंद से भर देती है। और एडियों तक लगते हुए उसके सुंदर रेशमी बाल है। देखत हरत रति कंत के कलेश है। कहते हैं कि ये नायिका है, ये नायिका देखो, देखत हरत रति कंत। रति कंत का मतलब होता है, रत कंत का मतलब होता है स्वामी। रति यानी रति के स्वामी अर्थात कामदेव। रतिकांत यानी कामदेव। कलेश यानी कष्ट, अर्थात इस नायिका की सुंदरता को देख करके तो सब कामदेव के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। यानी कामदेव की थकान, कामदेव की जो चिंताएं हैं, कामदेव का जितना भी कष्ट है, इस नायिका को देख करके स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इतनी सुंदरता में ये अद्वितीय नारी है। चिकने सकन अंधियारे थे अधिक कारे। ये नायिका के बाल हैं जो बड़े चिकने हैं, घने हैं। अगर अंधियारे यानी काले हैं, का अंधियारे से भी अधिक काले हैं, अंधेरे से भी अधिक काले हैं, चिकने हैं। सघन यानी घने रूप में हैं, अंधियारे से भी अधिक काले हैं। इतने काले हैं कि अंधकार भी उसके सामने कुछ नहीं है। इतने सुंदर और रेशमी बाल है नायिका के। लसत लछारे सटकारे तेरे केस है। कवि सेनापति कहते हैं कि हे सुंदर, लसत का मतलब होता है शोभायमान है, लछारे लच्छेदार, लच्छेदार तुम्हारे बाल है, वो बहुत ही सुंदर और शोभायमान है। लसत यानी शोभित करने वाले, शोभा बढ़ाने वाले। लच्छारे यानी घने बाल, लछारे बाल। सटकारे तेरे केस हैं, अधिक काले और रेशमी। सटकारे का मतलब होता है अधिक काले और रेशमी, अधिक काले एवं रेशमी बाल हैं।
ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सुंदर हैं, ये सब तेरे बाल हैं, यानी केश है। हे नायिका, तुम्हारे बालों की सुंदरता की क्या तारीफ करें हम। तेरी सुंदरता में, तेरी इन बालों की सुंदरता में हमारे पास में कहने के लिए शब्द नहीं है। हम क्या शब्द करें प्रयोग जो तुम्हें बता सकें। तो इसलिए कामदेव के कष्टों को हरने वाले तुम्हारे बाल हैं और साक्षात रूप में यमुना नदी की धारा के समान अधर में झूल रहे तुम्हारे बाल हैं। अंधकार जो दिखाई देता था रात्रि के समय, ऐसा लगता है तुम्हारे ये अंधकार नहीं, ये नायिका के घने सुंदर और चमकीले बाल हैं जो बिना किसी आधार के आसमान में लटके हुए हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ी अद्भुत कल्पना कवि ने की है। ऐसी कल्पनाएं बहुत कम कवियों की रचनाओं में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार इन सारे दोहे में, चौथे संपूर्ण प्रकार के इस दोहे में कवि सेनापति ने नायिका की सुंदर रेशमी और काले घनेरे बालों की तुलना विभिन्न उपमानों के माध्यम से की है, जो अपने आप में अनूठी है, जो अपने आप में अलग है। कवि सेनापति ने ये नायिका की सुंदरता में केवल एक ही पक्ष को सामने रखा है, वह है नायिका के बाल। बाल जो है कितने सुंदर है, और उस बालों पे ही अपनी कविता का विधान उन्होंने कर दिया। तो इस प्रकार जो ये कविता है, ये कविता दोनों ही कविताओं के बारे में हमने पढ़ा। अब आइए हम पढ़ते हैं इसकी जो दोनों पद्यांश है, उन पद्यांशों के जो विशेष है, हम विशेष कैसे लिख सकते हैं, यानी विशेष। पहली जो है विशेषता में, इसमें वो है ब्रज भाषा का सरस मन भावन चित्रण मिलता है, पहली बात। दूसरी विशेषता है इस काव्य की, सेनापति ने कवित्व छंद प्रयोग काव्य में किया है। ये भी विशेषता है। तीसरी विशेषता, कवि ने नक्सिक कवि ने नक्सिक वर्णन के माध्यम से नायिका के सौंदर्य का चित्रण किया है। चौथी विशेषता, कवि ने उपमा, यमक, अनुप्रास, श्लेष आदि अलंकारों का विधान किया है। पांचवी विशेषता,
सेनापति ने अंतिम चौथे पद्यांश में नायिका के सुंदर रेशमी काले घने बालों की उपमा विभिन्न उपमानों से दी है। छठी विशेषता हम देखें, सेनापति ने माधुर्य एवं सात गुण का सहज प्रयोग किया है। सातवीं विशेषता, सेनापति ने अतिशयोक्तिपूर्ण रूप से सुंदर नेत्र एवं बालों का चित्रण किया है। आठवीं विशेषता, काव्य में अभिधा के साथ लाक्षणिक शब्दावली का सहज प्रयोग किया है। लाक्षणिक शब्दावली का सहज प्रयोग है। भाषा में भाव गंभीरता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो ये सारी विशेषताएं हम पद्यांशों के अंतर्गत लिख सकते हैं कि ब्रज भाषा का सहज मनभावन चित्रण कवि ने किया है। सेनापति ने कवित्व छंद का प्रयोग काव्य में किया है, क्योंकि 16 और 15 31 ये वर्णिक छंद है। कवि ने नक्सिक वर्णन के माध्यम से नायिका के सौंदर्य की, इसमें संपूर्ण नायिका के सौंदर्य को महत्व दिया है। और कवि ने उपमा, यमक, अनुप्रास, श्लेष आदि अलंकारों का विधान भी किया है। अनुप्रास है जैसे मदन, मुरारी, दर्द, दर्द, यह मुख, मृग, लक्षण को, इस तरह की जो सा है, सी है, उपमा है। मृगराज की सी, मृग मद की, इस तरह के जो शब्द हैं वहां
उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से देखिए सेनापति ने अंतिम 4 पद यानी इसमें काले घने बादलों की यानी नायिका के सुंदर रेशमी काले घने बालों की उपमा विभिन्न उपमानों से दी है। कभी उसको गंगा की धार से उपमा दी है, कली भंवरों की काली उपमा से भी अधिक काली, कहीं कहीं क्या नाम है आपके शेष नाग से भी अधिक काले, कहीं कहीं मोर की पंखुड़ियों से भी अधिक काले और चिकने बालों की तुलना की है, कहीं बादलों से की है, कहीं इंद्रनील की काली मां से भी अधिक कलाई लिए हुए, कहीं इस प्रकार एडियो को छूते हुए ये सारी प्रकार की जितनी विशेषताएं हैं विभिन्न उपमानों से। सेनापति ने माधुर्य के साथ उनका सहज प्रयोग किया है। अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन इस काव्य में देखा जा सकता है। काव्य में अभिधाओं के साथ लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग भी किया गया है। इन सभी में भाषा सरल एवं अर्थ गंभीरता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये सारी विशेषताएं हमें इस काव्य में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो यह हमारे आज के ये पद्यांश थे, जिन पद्यांशों में एक में नायिका सौंदर्य का चित्रण है और दूसरे में नायिका के सुंदर बालों की विभिन्न उपमाओं से उपमानित किया गया है। तो इस प्रकार कवि सेनापति के ये 2 पद्यांश हमने पढ़े। तो आगामी जो पद्यांश है उनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।